स्पीड कम कर देते हैं, टाइम स्पीड कम करता हूँ, ठीक है। कॉपी टेक्स्ट बुक दोनों क्लोज करता हूँ। तो लास्ट में हमने शुरू किया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसका सिंबल था डेल्टा एच। तो यहाँ से हमने शुरू किया था और डेल्टा एच को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। डेल्टा एच इक्वल्स टू 0, डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, इस तरीके से। इफ कभी ऐसा होता है किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट होता है, प्रोडक्ट होता है, उनका एंथैल्पी हम लोग देखेंगे। प्रोडक्ट का एंथैल्पी ज्यादा है और रिएक्टेंट का एंथैल्पी कम है, तो उसमें हमने बोला था डेल्टा एच विल बी पॉजिटिव। और ऐसे रिएक्शन को बोला था एंडोथर्मिक और दूसरे को कहा था एक्सोथर्मिक, ठीक है। अभी भी कुछ डाउट्स है मन में, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि एंडो और एक्सो को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। हमारे पास रिएक्टेंट है, हमारे पास प्रोडक्ट है। इफ एनर्जी को राइट साइड में प्लस किया है एक्सोथर्मिक, राइट साइड में माइनस किया है, लेफ्ट साइड में प्लस किया है एंडोथर्मिक, लेफ्ट साइड में माइनस किया है, एरो के ऊपर माइनस है एक्सोथर्मिक, एरो के ऊपर प्लस है। 3 बातें, राइट साइड, लेफ्ट साइड और एरो, समझ में आ रहा है? रिपीट करता हूँ फिर से मैं। दिस इज रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, प्लस ई लिखा है, इसमें माइनस ई लिखा है, माइनस को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस बनेगा, तो भी ये एंडो ही रहेगा। इसका साइन माइनस करते हैं, समझा? अब ये तो हुई लेफ्ट राइट वाली बात। एरो के ऊपर माइनस लिखा है, प्लस लिखा है, दैट्स क्लियर। तो अब मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इनमें से विच रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड विच रिएक्शन इज क्लियर है। हाँ, तो ये बात क्लियर कर दो आप, ठीक है। हमको डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, जो 10th में पढ़ा था, जो हीट इवॉल्व करेगा उसको एक्सो, हीट एब्सॉर्ब करेगा तो एंडो, वो तो पुरानी बातें हैं, काम इसका है। अब if I am writing the formula of delta HR, R stand for reaction. So formula will be to calculate the delta H, it will be enthalpy of product minus enthalpy of reaction. ये उनके लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि R is converted into P। तो इस रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला एकदम सही है और इसी के हिसाब से फाइंड भी करेंगे हम लोग, इसी के हिसाब से फाइंड भी करेंगे। अब मैं बोलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है A प्लस B और इनसे मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है C। सो हाउ मेनी रिएक्टेंट्स आर देयर एंड हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो फाइंड करेंगे, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो इसमें आएगा एंथैल्पी ऑफ C माइनस एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B। समझा क्या किया? ये हमारा प्रोडक्ट है तो एक ही प्रोडक्ट लिखा, हमारे रिएक्टेंट कितने हैं? 2, तो यहाँ पे हमने 2 रिएक्टेंट को लिखा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एंथैल्पी ऑफ C माइनस एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ B। ये दोनों ब्रैकेट के अंदर है, समझ में आ रहा है? अब दूसरा इक्वेशन लिखता हूं मैं, A प्लस B इज कन्वर्टेड इनटू C प्लस D। फर्स्ट ये आइडेंटिफाई कर लो आप कि कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। तो A एंड B बोथ आर रिएक्टेंट, C एंड D बोथ आर प्रोडक्ट, ठीक है। ये बेसिक से ध्यान देना है, आगे जाके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर आई एम राइटिंग हियर डेल्टा HR, तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट कितने हैं? 2, तो दोनों का एडिशन करना होगा। रिएक्टेंट कितने हैं? 2, उन दोनों का एडिशन करना होगा और इनके एडिशन में से इनके एडिशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। समझ रहे हैं ना? तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ब्रैकेट एंथैल्पी ऑफ C प्लस एंथैल्पी ऑफ D माइनस एंथैल्पी ऑफ A प्लस एंथैल्पी ऑफ D।
समझा नहीं समझा? क्लियर है ना? तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ मैं। एग्जांपल लिया मैंने H2 का रिएक्शन किया मैंने Br2 के साथ। H2 का रिएक्शन किया Br2 के साथ। तो ये रिएक्शन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट मिला HBr। क्या मिला? HBr। रिएक्शन बैलेंस्ड है? पहले यही देखना है कि रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं। रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड। ओके, these two are reactant and this is product। ओके, अब मुझे ढूंढना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? जिसमें 1 molecule of H2 react with 1 molecule of Br2 it give 2 molecules of HBr। तो इस रिएक्शन के लिए मुझे एंथैल्पी का चेंज निकालना है। तो क्या होगा? 2 into HBr। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि मोल्स 2 है। क्योंकि मोल्स क्या है? 2। अब मैं आपको पूछता हूँ H2 के कितने मोल है? Br2 और HBr। तो ये 1 to 2 को बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1, 1 and 2। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया? 2 into एंथैल्पी ऑफ HBr। प्रोडक्ट खत्म हो गए, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, नेगेटिव साइन देते हैं। अब रिएक्टेंट कितने टाइप के हैं? तो उनका कोएफिशिएंट भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या होगा? इसमें होगा एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस एंथैल्पी ऑफ Br2। समझा नहीं समझा? स्टोइकोमेट्रिक रेशो वाला समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे रिएक्शन कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट रिएक्शन लिखता हूँ और इस रिएक्शन में लिखा H2 का रिएक्शन N2 के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमको अमोनिया मिलता है। इज इट बैलेंस्ड? तो पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करो। Here number of nitrogens are 2, here 1, so multiplied by 2, hydrogen becomes 6, so this is multiplied by 3। पहले ये ढूंढ लेते हैं कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है। ठीक है, लिख देता हूँ मैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, 1, 2। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब इस रिएक्शन के लिए ढूंढेंगे डेल्टा HR, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टर। तो प्रोडक्ट कौन है? कितने हैं? कितने टाइप के हैं? कितने टाइप के हैं? अरे प्रोडक्ट कितने टाइप के हैं? एक ही टाइप के है ना, NH3। कितने मोल्स है? ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ब्रैकेट 2 into एंथैल्पी ऑफ NH3। ब्रैकेट क्लोज, बड़ा वाला ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, हो गया। तो एक बड़े ब्रैकेट में प्रोडक्ट को लिखेंगे, एक बड़े ब्रैकेट में रिएक्टेंट को लिखेंगे और बीच में लिखेंगे नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ये बन गया नेगेटिव। अब हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसको लिखेंगे इन ब्रैकेट 3 into एंथैल्पी ऑफ H2 प्लस इसके मोल्स 1 लिखोगे, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, 1 into एंथैल्पी ऑफ NH3 ब्रैकेट क्लोज। N2 आएगा। ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ऐसी है? अच्छा, तो कोई बात नहीं, होता है उम्र के हिसाब से। आप लोगों की बात करो, मेरी नहीं। हो गया? सही है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है CaCO3 is converted into CaO plus CO2। इज इट बैलेंस? तो फिर से बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा 1:1:1। तो इसके लिए डेल्टा HR का फॉर्मूला आपको ही लिखना होगा। समझा नहीं समझा? अब मैं जनरल फॉर्मूला लिखता हूँ, कैपिटल A रिएक्ट विद कैपिटल B कन्वर्टेड इनटू कैपिटल C एंड कैपिटल D। How many reactants are there? 2. How many types of reactants? 2. How many types of products? 2. So reactants are 2 and products are 2. अब मान के चलते हैं कि कैपिटल A जो रिएक्टेंट है इसके मोल्स कितने हैं? स्मॉल a। मोल्स कितने हैं? स्मॉल a। कैपिटल B जो रिएक्टेंट है इसके मोल्स है स्मॉल b।
कैपिटल सी जो प्रोडक्ट है इसके मोल से स्मॉल सी और ये रहेगा स्मॉल डी। अब मैं आपको पूछता हूँ यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? ए बी सी डी। तो स्मॉल ए बी सी डी इज द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कैपिटल ए बी सी डी आर द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। हो गया। अब जनरल फॉर्मूला लिखते हैं तो डेल्टा एच आर पहले प्रोडक्ट C multiplied by enthalpy of C plus D multiplied by enthalpy of B। बड़ा ब्रैकेट क्लोज हो गया। किसको खत्म कर लिए? किसको खत्म कर लिया? अब बचा कौन? तो रिएक्टेंट के लिए अब जाएंगे, कौन है? A into enthalpy of A plus B into enthalpy of B, बड़ा ब्रैकेट क्लोज। समझा? तो ये जनरल रिएक्शन है। जरूरी नहीं है कि हर रिएक्शन में दो ही रिएक्टेंट या दो ही प्रोडक्ट हो, ये एक आइडियल रिएक्शन मान के चलते हैं और इस आइडियल रिएक्शन के लिए आपको डेल्टा एच ढूंढना है तो आप ऐसे ढूंढ सकते हो। नहीं समझा? अब होगा ऐसे, सपोज ये रिएक्शन दिया है तो इस रिएक्शन में क्या होगा, इसका डेल्टा एच का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू सॉरी, इसका एच दिया है और इसका एच दिया है और पूछा है डेल्टा एच आर। तो क्या करोगे? इन दोनों को प्लस करोगे और उनमें से इसको माइनस करोगे तो रिमेनिंग जो रहेगा वो रहेगा। अब इसमें डेल्टा एच में तीन पॉसिबिलिटी है, या तो वो नेगेटिव आएगा, या तो वो पॉजिटिव आएगा, या तो वो जीरो आएगा। इफ वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब एंडोथर्मिक, इफ वो नेगेटिव आता है तो एक्सोथर्मिक, इफ जीरो आता है तो उसने कुछ नहीं किया, एब्सॉर्ब भी नहीं किया, एमिट भी नहीं किया। समझा? नहीं समझा? देखो फिर जल्दी। कुछ पेन पेंसिल कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अपना काम करना है, कॉपी पे खुद के लिखना है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज तक बहुत शांति से समझा लिया, ठीक है? अब कोई कुछ नहीं होगा, पेन भी नहीं मांगना है, पेंसिल भी नहीं मांगना है, वो सब अरेंजमेंट पहले कर लेनी है।
रुकिए, अब यहाँ पे कोई रिएक्शन लिखता हूँ, इसमें लिखा है कार्बन इन सॉलिड स्टेट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन गैसियस स्टेट, इट इज कन्वर्टेड इनटू CO2 इन गैसियस स्टेट। इसको कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन। जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो सबसे पहली बात ध्यान रखना है कि उसमें जो भी रिएक्टेंट है और जो भी प्रोडक्ट है उसका फिजिकल स्टेट लिखना है। अभी तक हम नहीं लिखते थे, लेकिन अभी आपको लिखना होगा। कार्बन कौन से स्टेट में है, ऑक्सीजन कौन से स्टेट में है और CO2 कौन से स्टेट में है, पहली बात। सेकेंड थिंग, रिएक्शन को बैलेंस रखना है। दोनों बातें समझ में आ रही है? तो पहले उनका फिजिकल स्टेट लिखना है और दूसरी बात उनका बैलेंस कर लेना है उनको। अब यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस्ड है ना? अब इस रिएक्शन में देखेंगे तो दिस इज आवर रिएक्टेंट एंड दिस इज आवर प्रोडक्ट, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा H ढूंढेंगे। तो क्या रहेगा, 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2 माइनस आएगा, माइनस इन ब्रैकेट 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ कार्बन प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन। हो गया इस प्रकार से। अब इस रिएक्शन में जो हमने डेल्टा H फाइंड किया इसको बोलेंगे डेल्टा HR, इसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इस रिएक्शन में कितने मोल्स ऑफ CO2 बना है? 1। तो इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ फॉर्मेशन ऑफ CO2, बोल सकता हूँ। इस रिएक्शन में हमने किसको कंबशन किया? कंबशन का मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको हीट करना। तो कार्बन को हमने इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या किया, हीट किया, सही है। तो इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ कंबशन ऑफ कार्बन। तो इस रिएक्शन को दो तरीके से बोल सकता हूँ मैं। पहला, इट इज द कंबशन ऑफ कार्बन, दूसरा इट इज फॉर्मेशन ऑफ CO2। समझा नहीं समझा? तो रिएक्शन दो तरीके से बोल सकते हैं। यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन लिखा है इट इज फॉर्मेशन ऑफ CO2 एज वेल एज इट इज द कंबशन ऑफ कार्बन, ठीक है। अब दूसरा रिएक्शन में यहाँ लिखता हूँ CH4, जिसको बोलते हैं मीथेन का रिएक्शन किया मैंने ऑक्सीजन के साथ। जब भी हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और उसको हीट करते हैं तो नॉर्मली दैट इज कॉल्ड एज कंबशन रिएक्शन। जब CH4 और O2 का रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट विल बी CO2 प्लस H2O। ओके, नॉर्मली CH4 is present in which state? Gaseous state. Oxygen gaseous state, CO2 gaseous state, water in liquid state। पहला काम हो गया, कौन सा? दूसरा काम रहेगा रिएक्शन को बैलेंस करना। इधर कार्बन 1 है, यहाँ पे भी कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किए। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, रिएक्शन हो गया बैलेंस। ओके, इस रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ कंबशन ऑफ मीथेन। हम फॉर्मेशन ऑफ CO2 ही नहीं बोल सकते, क्यों? क्योंकि ओनली CO2 नहीं मिला, CO2 के साथ क्या मिला? यहाँ पे हमको ओनली CO2 मिला था और इसलिए हम इसको बोल रहे थे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे इट इज कंबशन ऑफ मीथेन। तो मीथेन का हमने यहाँ पे क्या किया, कंबशन। इस रिएक्शन के लिए मुझे डेल्टा HR निकालना है, तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्शन। तो इनका फॉर्मूला बनेगा 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ H2O प्लस 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ CO2 ब्रैकेट क्लोज माइनस हियर 1 इंटू एंथैल्पी ऑफ CH4 प्लस 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो इस रिएक्शन को दो तरीके से बोल सकते हैं, इस रिएक्शन को एक ही तरीके से बोल सकते हैं, इट इज कंबशन ऑफ कार्बन एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब यहाँ पे नॉर्मल एक रिएक्शन लिखते हैं थर्ड वाला, जिसको लास्ट मान के चलते हैं,
H2 on reaction with O2 it gives H2O। पहला काम स्टेट लिखते हैं, फिजिकल स्टेट। सो हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। सेकंड थिंग बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे एक ही है, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं बोल सकता हूँ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोल सकते हैं? कंबशन ऑफ हाइड्रोजन या तो फॉर्मेशन ऑफ। समझ में आ रहा है? तो रिएक्शन को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैंने बोला इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच आर तो ढूंढ लिया, ये है एक्स जूल। कितना है? एक्स जूल। ओके, अब मुझे रिएक्शन के लिए ढूंढना है H2 का रिएक्शन करते हैं हाफ मोल ऑफ O2 के साथ, तो यहाँ पे मुझे मिलता है 1 मोल ऑफ H2O। हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन गैसीय स्टेट, H2O प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट, तो डेल्टा HR क्या रहेगा? कैसे ढूंढेंगे? कल देखा था हमने ये। हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। हाइड्रोजन कितने थे? कितना हुआ? आधा हुआ। ऑक्सीजन कितने थे? कितना हुआ? हाफ हो गया। यहाँ पे कितना था? यहाँ पे आधा हो गया। इसका मतलब हम मल्टीप्लाइड बाय हाफ कर रहे हैं। सही है। अब जब इस रिएक्शन के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाइड बाय हाफ करेंगे तो वैल्यू को भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय हाफ करेंगे, तो ये बन जाएगा x/2। समझा? इसको बोल सकते हैं कंबशन ऑफ, इसको भी बोल सकते हैं कंबशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर, इसको भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वाटर। बट दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा एच का वैल्यू सेम है, डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इन रिएक्शन में जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो अलग अलग है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करते हो तो डेल्टा एच आर का वैल्यू भी चेंज होगा। तो यहाँ पे हमने जो डेल्टा एच आर फाइंड किया वो कितने मोल्स ऑफ वाटर के लिए? यहाँ पे हमने डेल्टा एच आर फाइंड किया वो मतलब 1 मोल ऑफ H2O के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कितने मोल्स के लिए? 2 मोल्स के लिए। सेकंड में 1 मोल के लिए। पहले रिएक्शन में कितने मोल ऑफ H2 को यूज किया? दूसरे में 1 मोल। इसका मतलब डेल्टा एच आर जो रहेगा वो नंबर ऑफ मोल्स कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। तो भी हमने यहाँ पे डेल्टा एच आर फाइंड किया और यहाँ पे भी हमने डेल्टा एच आर को क्या किया? फाइंड किया। तो जब भी हम लोग एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो ये रहेगा फॉर एनी मोल। ये क्यों लिखा ये आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आ ही जाएगा। मतलब आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है तो उस रिएक्शन के लिए मोल्स का लिमिटेशन नहीं है कि उस रिएक्शन में 1 मोल ऑफ ही प्रोडक्ट होना चाहिए या तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट ही होना चाहिए। समझे मेरी बात को? इसमें देखोगे तो 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स जो रहेंगे वो कैसे रहेंगे? डिफरेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये है किसके लिए फाइंड करेंगे? डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। इतना लिख लो पहले।
जो आपको मैंने मटेरियल दिया था सॉलिड स्टेट, सॉरी स्टेट ऑफ मैटर वाला, वो निकालो। निकाल लिया? हाँ। उनमें से जो लास्ट वाला पेज है उसको वहां से रिमूव कर लो। वो लास्ट वाला पेज उस चैप्टर का नहीं है, वो लास्ट वाला पेज इस चैप्टर का है, ठीक है। वो लास्ट वाला पेज जो रहेगा वो इस चैप्टर का है, तो उसको वहां से रिमूव करके अपने पास रख दो। बचा हुआ शीट जो रहेगा वो अपने बैग में रख दो। ठीक है? हाँ, अब इधर ध्यान दो। हमने अभी देखा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और ये चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है वो कितने भी मोल के लिए पॉसिबल है। इसके लिए पॉसिबल है कितने भी मोल के लिए। अभी हमको यहाँ पे ढूंढते हैं, तो यहाँ पे होता है डेल्टा HF। क्या होता है? डेल्टा HF। इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। उन दोनों पेज के ऊपर आप देखोगे तो टोटल कितने टाइप के एंथैल्पीज दिए? उन 15 में से एक ही सबसे अलग है। कौन? नहीं, उनमें से एक ही ऐसा है तो बाकी सबसे अलग है, वो है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन नंबर 7। क्योंकि बाकी सभी के डेफिनेशन में लिखा है 1 मोल और उसी में लिखा है मोल का मेंशन नहीं किया है। और इसलिए मैंने आपको बोला था जब भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करते हैं तो वो कितने भी मोल के लिए हो सकता है। इस एक को छोड़ दो तो बाकी सभी में 1 मोल को लिखा है। क्या लिखा है? 1 मोल। अब देखते हैं उस 1 मोल की वजह से फर्क क्या पड़ने वाला है। अब उस पेज को थोड़ी देर के लिए कॉपी के अंदर रख दो और कॉपी क्लोज कर दो, ठीक है। पहले मतलब समझ लेते हैं फिर आप पढ़ लेना, ठीक है। तो एक ही एक ऐसा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जिसमें मोल्स को मेंशन नहीं किया है, बाकी सभी डेफिनेशन में मोल्स का मेंशन हुआ है और वो भी 1 मोल लिखा है, ठीक है। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे लिखता हूं मैं H2 का रिएक्शन करता हूं मैं Br2 और इन दोनों का रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे मुझे मिले 2 मोल्स ऑफ HBr। क्या मिले? 2 मोल्स ऑफ HBr, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए हम यहाँ पे जो लिखेंगे डेल्टा HR, ठीक है। और जब इसको फॉर्म करेंगे तो ये रहेगा डेल्टा HF। तो डेल्टा HR का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और डेल्टा HF का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इस रिएक्शन को दूसरे तरीके से लिखता हूँ, गैसीय स्टेट और इसको लिख देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं, गैसीय स्टेट में लिख देते हैं। फिर आता है हाफ मोल ऑफ H2 इन गैसीय स्टेट प्लस हाफ मोल ऑफ Br2 इन गैसीय स्टेट, इट गिव HBr, ठीक है। तो 1 मोल ऑफ HBr इन लिक्विड स्टेट। इसके लिए हम लोग जो एंथैल्पी चेंज लिखेंगे, एक रहेगा डेल्टा HR और दूसरा रहेगा डेल्टा HF, ठीक है, हो गया। अब डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन होता है चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का, इट इज द डिफरेंस ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है इट इज द चेंज इन एंथैल्पी, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। फॉर्मेशन है मतलब ये क्या बना है उसके हिसाब से है,
समझ रहे ना, फॉर्मेशन है मतलब क्या बना है उसके हिसाब से है। और ये जो डेल्टा HF होता है ये हमेशा किसके लिए होता है, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म के लिए, इसके लिए 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। अब मैं बोलता हूँ यहाँ पे डेल्टा HR का वैल्यू है x जूल, कितना है x जूल, तो यहाँ पे डेल्टा HR का वैल्यू कितना होगा, कितना होना चाहिए x/2 जूल, कितना रहेगा x/2 जूल। हो गया। तो पहले रिएक्शन के लिए डेल्टा H फाइंड कर लिया, दूसरे रिएक्शन के लिए डेल्टा H फाइंड कर लिया। अब हमको ढूंढना है डेल्टा HF कितना रहेगा। डेल्टा HF का मतलब क्या होता है, इट इज द चेंज इन एंथैल्पी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये जो चेंज इन एंथैल्पी हुआ है, तो जब हम रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के टाइम पे जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और जब रिएक्टेंट का मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाते हैं, तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एंथैल्पी का चेंज होता है उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन किसके लिए होता है, 1 मोल के लिए। तो मुझे इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ढूंढना है, इसका मतलब मुझे कितने मोल्स ऑफ HBr बनाने होंगे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमेशा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपने कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाए, 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना एंथैल्पी चेंज हुआ, कितना हुआ, इसका मतलब 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना चेंज होगा। तो यहाँ पे जो रहेगा ये कितना रहेगा, x/2 जूल, क्या रहेगा, x/2 जूल। समझ में आ रहा है। इसका मतलब इसमें डेल्टा HR का वैल्यू और डेल्टा HF का वैल्यू दोनों का वैल्यू डिफरेंट है, समझा। इसलिए लिखा था डेल्टा HR जो रहेगा वो कितने भी मोल के लिए हो सकता है, लेकिन डेल्टा HF जो रहेगा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। हमने H2 का रिएक्शन Br2 के साथ किया तो HBr मिला, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR का वैल्यू कितना है, x/2। मतलब ये पूरा रिएक्शन होने के टाइम पे एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, x/2। ठीक है। अब यहाँ पे हमको डेल्टा HF निकालना है। डेल्टा HF का मतलब होता है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। तो ये जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो कितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए, 1। तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको बोलते हैं डेल्टा HF। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रहेगा x/2 जूल। इसका मतलब इस रिएक्शन में डेल्टा HF का वैल्यू और डेल्टा HR का वैल्यू दोनों कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। समझा नहीं समझा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, ओके ठीक है। इन दिस इक्वेशन डेल्टा HR इज गिवन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज गिवन, कितना दिया हुआ है, x जूल। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में हमने इन रिएक्टेंट को मिला दिया, प्रोडक्ट को बना दिया। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो कितने मोल्स के लिए है, 2 मोल्स ऑफ HBr बनाने के लिए। ठीक है। तो डेल्टा HR कितने भी मोल के लिए हो सकता है। आप इसको 2 के बदले 4 कर दो तो ये भी उसका डबल हो जाएगा। ठीक है। तो डेल्टा HR तो हमने निकाल लिया, कितना है, x जूल। अब निकालना है हमको डेल्टा HF। तो डेल्टा HF क्या बोलता है, ओनली फॉर फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन लिखा है, इसका मतलब फॉर्म क्या होगा, तो हमको 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट जब बनाना है तो उसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको बोलेंगे चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहाँ पे जो चेंज इन एंथैल्पी फॉर्मेशन किसका हुआ है, HBr का। तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है डेल्टा HF, तो ये किसके लिए चाहिए, 1 मोल के लिए। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो कितने मोल के लिए, तो 2
2 मोल्स के लिए x जूल रहेगा तो 1 मोल के लिए हाफ जूल होगा, और इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है x/2। समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HF का वैल्यू और डेल्टा HR का वैल्यू इक्वल नहीं है। इस रिएक्शन में भी डेल्टा HR दिया हुआ है, तो डेल्टा HR कितना है? x/2। और ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट के कितने मोल्स बने? 1 मोल। और डेफिनेशन में यही कहता है कि 1 मोल के लिए कितना होगा। तो यहाँ पे डेल्टा HR जो है वो भी 1 मोल के लिए था, और उतना ही वैल्यू जो रहेगा वो किसका रहेगा? डेल्टा HF का रहेगा। तो इस रिएक्शन में दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। नहीं समझा? फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ऐसा है, ये जो रहेगा वो फॉर एनी मोल, और ये जो रहेगा ओनली फॉर 1 मोल। ठीक है, जो समझा है वो 1 वर्ड्स में लिखना है। 2 मिनट का टाइम आपको देता हूँ। जो समझा है वो 1 वर्ड्स में लिखना है, ऐसा बोला है मैंने। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी जो भी लैंग्वेज आती है उसमें लिख सकते हो। नहीं, अभी फिलहाल नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का नाम बस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लिखेंगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं है कि वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है कि HBr है। Done? तो अब ये बोलना सीखोगे, मतलब कंप्लीट हो गया करके। डन? ओके। उसके नीचे लिखो डेल्टा HF। डेल्टा HF फुल फॉर्म चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। लिखो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जस्ट उसके नीचे उसका डेफिनेशन लिखो जो नंबर 1 में दिया हुआ है, शीट में नंबर 1 पे। 4 कॉलम में से एक कॉलम में डेफिनेशन भी दिया हुआ है। अब उसकी जरूरत पड़ेगी। ये वाला देखो, डेल्टा HF तब आता है, देखो ये रिएक्शन पूरा हुआ तो हमने 1 मोल ऑफ HBr बनाया, तो 1 मोल ऑफ HBr बनाने के लिए x/2 आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 मोल्स के लिए x था, तो 1 मोल के लिए x/2 है। तो यहाँ पे डेल्टा HR जो रहेगा वो x/2 रहेगा। और वैसे भी इस रिएक्शन में हमने एक ही प्रोडक्ट बनाया है, तो डेल्टा HF जो होता है वो प्रोडक्ट के हिसाब से होता है, और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट ही बनाना है। और इसीलिए यहाँ पे डेल्टा HR का वैल्यू और डेल्टा HF का वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम है। हमको 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाना है, तो 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है? x/2। तो वही उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, वही उसका फॉर्म। डेफिनेशन में क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड। हाँ, अब यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट नाम का एक वर्ड आता है।
एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है वो जिस फॉर्म में नेचर में मिलता है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, तो इनको बोलते हैं उसके एलिमेंटल फॉर्म, इनको बोलते हैं हम लोग एलिमेंटल फॉर्म। अब ये एलिमेंटल फॉर्म वाला क्यों काम का है, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दो अलग अलग रिएक्शन लिखता हूँ, आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा फर्स्ट वन, CaO react with CO2 it gives CO। तो पहले रिएक्शन को देख लो, CaCO2, सही है। अब इसको मान लिया कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये गैसीय स्टेट में है और ये सॉलिड स्टेट में है, सही है, हो गया। इस रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा रिएक्शन के लिए उसको बोलेंगे डेल्टा HR, सही है। इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी चेंज होगा इसके लिए लिखेंगे हम लोग डेल्टा HR। और 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा इसको बोलेंगे डेल्टा HF। क्या बोलेंगे? डेल्टा HF। दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ रहा है? अब दूसरा रिएक्शन लिखता हूं मैं, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CaCO3 in solid state। Calcium is present in solid state, carbon is present in solid state, oxygen is present in gaseous state। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो हम पहले इसको बैलेंस करेंगे। कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, 3/2 लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब रिएक्शन बैलेंस हो गया, ओके। अब इसके लिए डेल्टा HR रहेगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, डेल्टा HF रहेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए इन दोनों को निकाल ही देता हूं, इन दोनों की बात करते हैं। तो इन दोनों रिएक्शन में से कौन से रिएक्शन के लिए हम डेल्टा HF इजीली निकाल सकते हैं? फर्स्ट वाले को क्यों नहीं? डेफिनेशन में लिखा है 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है, तो फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे का 3 बना है, यहाँ पे तो 1 ही बनाया ना, और इसमें भी हमने 1 ही बनाया। तो दोनों रिएक्शन में हमने प्रोडक्ट तो 1 ही बनाया है, लेकिन लिखा है फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है वो मॉलिक्यूल जिस एलिमेंट से बना है वो एलिमेंट्स कंबाइंड फॉर्म में नहीं होने चाहिए, एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। कंबाइंड फॉर्म का मतलब होता है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होने चाहिए, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन है, तो कंबाइंड फॉर्म वाले नहीं चलेंगे, वो किस में होने चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। तो इफ हमको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है तो दोनों से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है तो पहले से फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम दूसरे से फाइंड करेंगे। क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड करना है तो वो रिएक्टेंट जो है वो किस में होने चाहिए? एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए, और ये सभी के सभी यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में है। समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन में हम डेल्टा HR का वैल्यू और डेल्टा HF के वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? इसमें नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है। रिएक्टेंट्स एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए। इसमें क्या है देखो, डेल्टा HF भी 1 मोल के लिए है और डेल्टा HR भी 1 मोल के लिए ही है, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं उसमें। तो दोनों के लिए 1 मोल ही है तो प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि रिएक्टेंट जो रहेंगे वो एलिमेंटल स्टेट में नहीं है। इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा HF। क्यों? क्योंकि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी 1 मोल के लिए है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी 1 मोल के लिए है। डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है?
फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट्स एलिमेंटल स्टेट, तो वो हमेशा उनके एलिमेंटल स्टेट से ही होना चाहिए। नहीं समझा? एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, नेक्स्ट वन, कार्बन का रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करके हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। इफ हम यहाँ पे H2 का रिएक्शन O2 के साथ करके H2O बनाते हैं, ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो एंथैल्पी हम फाइंड करेंगे उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस नहीं, पहले रिएक्शन को बैलेंस करता हूं। मैंने यहाँ पे हाफ मोल लिखा, हाइड्रोजन प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट, वाटर इन लिक्विड स्टेट। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा HR जो रहेगा वो x जूल है। कितना है? x जूल है। तो क्या मैं इसके लिए डेल्टा HF डायरेक्टली फाइंड कर सकता हूँ? डेफिनेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इट, और वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है और उनके एलिमेंटल फॉर्म है H2 एंड O2। तो ये जो वैल्यू रहेगा वो कितना रहेगा? x जूल। कितना रहेगा? x जूल। सेम रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूँ, 2 moles of H2 plus 1 mole of O2 converted into 2 moles of H2O। यहाँ पे मैंने लिखा गैसीय स्टेट, ये गैसीय स्टेट, ये लिक्विड स्टेट। अब लिखा मैंने डेल्टा HR जो है वो x जूल है। तो मुझे निकालना है डेल्टा HF कितना रहेगा। ये जो एंथैल्पी चेंज हुआ क्या वो एलिमेंटल फॉर्म में से है? क्या ये एंथैल्पी चेंज एलिमेंटल फॉर्म में से है? यस। ये जो एंथैल्पी चेंज हुआ वो कितने मोल बनाने के लिए? 2 मोल। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए होता है? 1 मोल के लिए। तो 2 मोल बनाने के लिए कितना चेंज हुआ? x जूल। तो 1 मोल बनाने के लिए कितना होगा? x/2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन ऐसे रहेगा।